मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इससे पहले 1 से लेकर 19 तक का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया हूं। यदि आप लोगों से नहीं देखे हैं दोस्तों, जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख लें, वहाँ पर सारा वीडियो उपलब्ध है। या इस प्लेलिस्ट को का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आप लोग यदि इस बुक का प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, इस बुक में 27 सेट्स थे, उसमें से 20 प्रैक्टिस सेट था और 7 प्रीवियस ईयर था। तो वो प्रीवियस ईयर का मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा दोस्तों। कल से मैं प्रीवियस ईयर लाऊंगा। तो आज ये 20वां सेट्स है खान सर के बुक का। इसके बाद प्रैक्टिस सेट, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर सेट्स लाऊंगा। 7 प्रीवियस ईयर सेट दिए हुए उसमें, उसे भी लाऊंगा दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक है और मकबरा है, कहाँ स्थित है? चार मीनार लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चार मीनार हैदराबाद में है दोस्तों, और हैदराबाद तेलंगाना राज्य में है, भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। चार मीनार भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित लोकप्रिय मकबरा है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। और प्लेग के उन्मूलन से के याद में चार मीनार बनाया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है द रूल्स बेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द रूल्स बेकर्स के नामक पुस्तक के लेखक है प्रीति सेनॉय। प्रीति सेनॉय है द रूल ब्रेकर नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, इसका मतलब हुआ खोज करने वाली एक महिला की यात्रा पर आधारित है ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 3rd नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम उत्सव है दोस्तों, तो किस राज्य में मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम उत्सव आपको किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह चेरी ब्लॉसम उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। महाराष्ट्र में चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मेघालय में चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मेघालय में चेरी ब्लॉसम उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, मेघालय। ठीक है, यदि हम मेघालय के बारे में देखें दोस्तों, तो मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग है, और मेघालय को वर्ष 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्ष 1972 में एक राज्य का दर्जा दिया गया था मेघालय को, और इसके साथ साथ 3 देशों को दिया गया था। माँ में त्रि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 3 राज्यों को, मणिपुर, मिजोरम नहीं मणिपुर, माँ में त्रि, माँ से मणिपुर, में से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा, ये 3 राज्यों को वर्ष 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और मेघालय के जो अभी मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा है दोस्तों, और वहाँ के राज्यपाल फागू चौहान है। और मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है मेघालय में। ठीक है, पंजाब को देखते हैं दोस्तों। पंजाब में यदि देखें तो पंजाब की जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत मान है, और पंजाब को विधानसभा सीटों की संख्या 117 है, और पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, और लोकसभा सीटों की संख्या 13 है। और पंजाब में किसके मुख्यमंत्री हैं, कौन सी पार्टी की सरकार बनी हुई है? तो आप पार्टी का सरकार बनी हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का राजधानी देहरादून या गैरसैंण है। ठीक है, और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को एक राज्य के रूप में घोषित किया गया था। उस समय फिर 3 राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड को। ठीक है, और उत्तराखंड के यदि हम गवर्नर जनरल को देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, और पुष्कर सिंह धाम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के विधानसभा सीटों की संख्या यदि आपसे पूछे दोस्तों तो 70 है, और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश को हम लोग चलते देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को हम लोग देखते हैं क्या है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और शिव प्रताप शुक्ला वहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था वर्ष 1971 ईस्वी में, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में सीटों की संख्या यदि विधानसभा में देखें तो 68 है, लोकसभा में देखें तो 4 है, और राज्यसभा में सीटों की संख्या 3 है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम मनाया जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न में, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का खाली स्थान प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक के पैसे निकालने आ सकते हैं। तो कितने % वो जमा के रूप में रखते हैं भारतीय बैंक आजकल वर्तमान समय में?
तो कितने 15%। 15% है जो भारतीय बैंक नकदी के रूप में जमा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया 5 नंबर में खाली स्थान। बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों की पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो कौन है? तो वो कौन सा बैंक है? निवेश बैंक। निवेश बैंक है जो बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन? निवेश बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो संघीय सरकार की विशेषता क्या नहीं है ये देखना दोस्तों। तो उसकी विशेषता क्या नहीं है? तो संघीय सरकार की विशेषता नहीं है एक सदनीय विधायिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एक सदनीय विधायिका संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की विशेषता क्या क्या है? तो संघीय सरकार की विशेषता होता है कि दोहरी सरकार की राजनीतिक विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान होनी चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, एकल नागरिकता होनी चाहिए, द्विसदनात्मक प्रणाली होनी चाहिए और संविधान का सर्वोच्चता होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाता है? द्विसदन। ये एक संघीय सरकार की विशेषता है। यह सब जो मैंने बताया आपको ये सभी संघीय सरकार की विशेषता है। इसमें से कौन नहीं है? तो एक सदनीय विधायिका संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया है था? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था। तो क्या संविधान संशोधन के तहत कहा गया है? तो 69वें संविधान संशोधन के तहत 70वें संविधान संशोधन 69वां ऐसे आता है दोस्तों, इसमें 69 नहीं दिया हुआ है। तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1992 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार और इसे जो जोड़ा गया है संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचन मंडल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई? तो भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना कहाँ की गई? किस राज्य में की गई? तो गौ कैबिनेट की स्थापना भारत में प्रथम मध्य प्रदेश में की गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जहां पर गौ कैबिनेट की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि हम मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो नए बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ठीक, और यदि आपसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में पूछे तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल इसके मंगू भाई छगन भाई पटेल है यहाँ के राज्यपाल। मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? नए बनाए गए हैं। ठीक है, और हम मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं वहाँ के राज्यपाल। और मध्य प्रदेश के जो विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश का कितना है? तो 11 है मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या। ठीक है, हम लोग देखते हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, जो सबसे ज्यादा है विधानसभा सीटों की संख्या। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, वो भी पूरे राज्य में सबसे ज्यादा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। और लोकसभा में 80 है, जबकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 31 है राज्यसभा में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है दोस्तों। वह विधान परिषद की संख्या कितना उत्तर प्रदेश में? तो 100 है। बिहार को देखते हैं, बिहार में नीतीश कुमार हैं और राजेंद्र आर्लेकर हैं यहाँ के ये राज्यपाल। यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल हैं और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और 22 मार्च 1912 को क्या किया गया था? 22 मार्च 1912 को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 243 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में कितना है? 16 है। और बिहार में विधान परिषद भी है दोस्तों। विधान परिषद की सीटों की संख्या बिहार में कितना है? तो 75 है। ठीक है, यदि आपसे बिहार में जनसंख्या घनत्व लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो कितना है? तो 918 है। 918 लिंगानुपात है बिहार का। ठीक, राजस्थान को देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ भी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? ठीक, तो चलिए, राजस्थान के जो राज्यपाल है कालराज मिश्र हैं और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, विधानसभा सीटों की संख्या 200 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। यहाँ लिंगानुपात देखें राजस्थान में कितना है? तो 928 है 2011 के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न किया गया है कि
मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, इसे 1991 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। मिजोरम का अर्थ है पहाड़ी लोगों की भूमि, पहाड़ी लोगों की भूमि। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है। यदि मिजोरम के मुख्यमंत्री के बारे में आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो लाल दुमोहवा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति हैं। मिजोरम को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम को वर्ष 1987 में, और वर्ष 1987 में 3 राज्यों को दर्जा दिया गया था। मी गो मैंने याद करने के लिए कहा था, आ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा। तो इन 3 राज्यों को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। तो मिजोरम है जो 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। आइजोल यहाँ का राजधानी है। विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो हरिबाबू कंभमपति यहाँ के राज्यपाल है मिजोरम का। त्रिपुरा के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो त्रिपुरा इसे भी वर्ष 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था और यहाँ के मुख्यमंत्री मनिक शाह हैं और इंद्रसेन रेड्डी नल्लू यहाँ के राज्यपाल हैं त्रिपुरा के। त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या कितना 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। नागालैंड को देखते हैं दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या इसमें कितना है? तो नागालैंड में 60 है और लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। नागालैंड को राज्य के रूप में कब दर्जा दिया गया था? तो वर्ष 1963 ईस्वी में नागालैंड को क्या दिया गया था? राज्य का दर्जा दिया गया था। और ला गणेशन वहाँ के राज्यपाल है नागालैंड में और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। ठीक है, असम के बारे में देखते हैं दोस्तों। असम की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बताइए। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं हेमंत बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हुए दोस्तों। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और राज्यसभा सीटों की संख्या लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। ठीक है, तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज ऑफ 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 1984 की पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें दिया गया है, इसका लेखक है सरबप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सर्वप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 11वां प्रश्न, खाज एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो खाद एवं एक्जिमा रोग है जो किस भाग में होता है मानव शरीर के? तो त्वचा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। त्वचा में एक्जिमा होता है मानव शरीर में। मानव शरीर के त्वचा में क्या होता है? एक्जिमा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। यदि ऑप्शन नंबर ए में देखें त्वचा के एटॉमिक एक्जिमा होता है जो सबसे आम प्रकार के होते हैं। इसे एटॉमिक डार्मेटाइटिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? तो भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। महाराष्ट्र की रहने वाली है स्मृति मंधाना। कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के बारे में देखें दोस्तों तो कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे हैं। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वहाँ के राज्यपाल हैं अभी महाराष्ट्र में जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रमेश बैस। वहाँ महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम है रमेश बैस। महाराष्ट्र को वर्ष 1960 में राज्य का दर्जा दिया गया था, राज्य के रूप में अलग किया गया था। ठीक है, और महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या देखिए 288 है, लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और विधान परिषद की संख्या 78 है। महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार यदि गुजरात को देखते हैं, गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। ठीक, गुजरात को भी वर्ष 1960 में अलग किया गया था। आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं और भूपेंद्र नाथ पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है, लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या गुजरात में 11 है। इसी प्रकार गोवा को देखते हैं दोस्तों। बिहार को हम लोग देख चुके हैं। गोवा को देखते हैं तो गोवा के जो स्थापित किया गया था राज्य के रूप में वर्ष 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और गोवा की राजधानी के बारे में पूछ लिया जाए तो पणजी है। यदि आपसे गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री आपको यदि आपसे गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो वो कौन है? प्रमोद सावंत हैं जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के राज्यपाल के बारे में पूछे दोस्तों तो PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ के राज्यपाल हैं। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है।
ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 दिया गया निम्नलिखित में से कौन से पेट्रोलियम उत्पादक का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है कौन सी पेट्रोलियम का उपयोग? तो सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है बिटुमिनस पेट्रोलियम का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पक्की सड़कों की धातु निर्माण को कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम के उत्पादन बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। कोल तार के स्थान पर क्या? बिटुमिनस का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 44 में 140 में 14 में क्या है? तो डेंड्रॉन डेड्रॉन और एक्सॉन। डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है? डेड्रॉन एंड एक्सॉन जो है आपको किसके भाग है? ये डेंड्रॉन और एक्सॉन तंत्रिका तंत्र के भाग है। तंत्रिका तंत्र के भाग कौन है? डेंड्रॉन और एक्सॉन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तंत्रिका तंत्र के भाग है डेंड्रॉन और एक्सॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। न्यूरॉन्स जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मस्तिष्क से संकेत भेजते हैं न्यूरॉन्स और प्राप्त करते हैं। एक न्यूरॉन्स में 3 भाग होते हैं। एक न्यूरॉन्स में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है डेंड्राइट्स शरीर की कोशिका जिसमें सोमा भी पाया जाता है, ठीक है। और एक्सॉन न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। डेंड्रॉन और एक्सॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न अर्थशास्त्र में जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएनपी का अर्थशास्त्र में फुल फॉर्म होता है अर्थशास्त्र में कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीएनपी का, क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपूर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्हें मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं? तो बेपूर सुल्तान के रूप में के नाम में जाना जाता है किन्हें? तो उनका नाम क्या है? बेपूर सुल्तान, तो उनका नाम है बैको मोहम्मद बशीर। ऑप्शन नंबर बैको मोहम्मद बशीर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बारदौली आंदोलन का नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इस आंदोलन को के पुरस्कार के प्राप्त करता है कौन? तो इस आंदोलन में स्वाधीनता संग्राम के दौरान कब किया गया था यह आंदोलन? तो जून 1928 में किया गया था। बारदौली सत्याग्रह जून 1928 में किया गया था और जिसका नेतृत्व किन्होंने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। कब हुआ था? तो जून 1928 में बारदौली सत्याग्रह। और वहाँ के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने सरदार की उपाधि दिए थे वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि नेक्स्ट में चले, इसमें दिया गया सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिरोही और सिरोही जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सिरोही और सिरोही लिली मणिपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर प्रश्न। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो पहली कॉटन मिल है जो 22 फरवरी 1954 को स्थापित की गई थी दोस्तों भारत के बॉम्बे में, ठीक है। पहली कॉटन मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की गई थी। पहली भारतीय कपास मिल द बॉम्बे स्पिनिंग मिल 1854 में कपास जी नाना भाई डावर द्वारा खोली गई थी। तो अब कब खोल गया था? ऑप्शन नंबर ए 1854 में खोला गया था भारत में कपास मिल। कताई मिल जो बॉम्बे में खोला गया था वो 1854 में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न चलते हैं। शिशु कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसकी स्थापना किए थे? तो शिशु कुमार घोष ने भारतीयों में क्या चीज? तो राष्ट्र की भावना जगाने के लिए किसकी स्थापना किए थे? तो उन्होंने किसकी स्थापना किए थे? तो शिशिर कुमार घोष ने 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की शुरुआत किए थे। किसकी? इंडिया लीग की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने भारतीय लोगों की राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए इंडिया लीग की स्थापना की थी। शिशिर कुमार घोष बंगाल के रहने वाले थे। वे एक राष्ट्रवादी पत्रकार थे और अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक एवं तथा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। कौन? शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका जो स्थापित की गई थी उसके भी संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। तो ऑप्शन नंबर बी इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। और यदि आपसे आर्य समाज के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में ही की गई थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, वो भी मुंबई में, और दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। भारत के मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है दोस्तों। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है।
ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में दिया क्या 21 नंबर प्रश्न में स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित किया गया है। तो स्टेडियम की कौन सी दीवार को क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित किया गया है, कौन से स्टेडियम का, उस स्टेडियम का नाम बताना है। तो उस स्टेडियम, वो कहाँ का स्टेडियम है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है उसके एक दीवार पर राहुल द्रविड़ क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उन्हें द वॉल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। और ये तीन शब्द राहुल द्रविड़ की पर्सनालिटी को भरपूर बयां करती है। कौन कौन सा, तो तीन शब्द कमिटमेंट, क्लास और कंसिस्टेंसी, ये राहुल द्रविड़ के लिए ये तीन शब्द उनके पर्सनालिटी को दर्शाती है। और दबाव के रूप में भी राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, राहुल द्रविड़। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है, तो बेंगलुरु में स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम देखे दोस्तों, वानखेड़े, यदि आपसे पूछे वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, और वानखेड़े है जो मुंबई में है, ठीक, क्रिकेट के लिए है। और यदि अरुण जेटली स्टेडियम देखें तो वो दिल्ली में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। उसी का नाम फिरोजशाह कोटला स्टेडियम भी कहा जाता है। अरुण जेटली स्टेडियम को ही फिरोजशाह कोटला स्टेडियम कहते हैं। नेक्स्ट 22 में, नदी और पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। कौन सी नदी जो पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर बहती है, वो कौन सी नदी है, तो उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है चेनाब नदी। चेनाब नदी है जो पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा दोस्तों, चेनाब नदी। यदि आप चेनाब नदी का उद्गम स्थल देखेंगे दोस्तों, चेनाब नदी का जो उद्गम स्थल है, ये चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है। चंद्र तथा भागा नामक स्थान है जो इसका उद्गम स्थान है, जो लाहौल के बड़ा लाचला दर्रे में दोनों ओर स्थित है। चंद्र एवं भागा नदी से निकलती है ये चिनाब नदी। ठीक है, यह सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। और इसकी लंबाई भारत में 1180 है। ठीक है, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी है जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है। चिनाब नदी अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। मैदान में कब प्रवेश करती है चिनाब नदी, तो अखनूर के निकट। ठीक है, रावी नदी के बारे में देखते हैं दोस्तों। रावी है जो कांगड़ा जिले के, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है रावी नदी। और रावी नदी है जो चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, और रावी की लंबाई कितनी है, 725 मीटर है। यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। कौन सी, रावी नदी। सतलज नदी को देखते हैं, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित है। और कहाँ, मानसरोवर झील के स्थित त्राकसताल हिमानी के पास स्थित है दोस्तों। और यह ब्यास नदी के साथ मिल जाती है हरिकेन पतन में। ठीक है, और इसकी लंबाई भारत में 1050 है, इसकी सतलज नदी का। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काट करके भारत में प्रवेश करती है, पंजाब में प्रवेश करती है। कौन, सतलज नदी। कौन सा पर्वत श्रृंखला को काटकर, शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए भारत के पंजाब में प्रवेश करती है सतलज। ब्यास को देखें दोस्तों, ब्यास नदी है जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से ब्यास कुंड से निकलती है और ये हरिके बैराज के समीप सतलज नदी में मिल जाती है, जो हरिके बैराज कहाँ है, कपूरथला में स्थित है। और कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है ब्यास नदी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो वर्ष किस वर्ष, तो यह जो है वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इसका नारा क्या था, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 239 है जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद कौन सा है, 239 है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि देखिए हम भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो अभी यदि इसमें देखें भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, फिलहाल में कितना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
25 में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किसमें स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर्वतमाला में, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की खाली स्थान प्रजाति द्वारा संचालित विषाणु के कारण होता है। तो जीका वायरस है किस मच्छर के काटने से होता है, ये बताया गया है। तो जीका वायरस एडिस मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एडिस मच्छर के काटने से जीका वायरस होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें दिया गया है नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न में, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अवध किसान सभा की स्थापना वर्ष 1920 में किया गया था। दोस्तों कब? 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा का स्थापना की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का। और इसके संस्थापक कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा की स्थापना किए थे। यदि सबसे पहले भारत में किसान सभा की स्थापना 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी और वर्ष 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों ठीक है, वर्ष 1920 में। वर्ष 1928 को देखें तो वर्ष 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। एनजी रंगा के द्वारा आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 28 में, सितंबर 1921 में खालिस्तान ने 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त किया है। तो वो कौन सी महिला है? तो उनका नाम है अवनी लेखरा, जो पैरा राइफल शूटर है अवनी लेखरा ने। और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 29 में, भू राजस्व की खालिस्तान प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उसने सीधे कर वसूल करती थी। तो वो कौन सा, जो ये प्रश्न दिया गया है को, जो अंग्रेज था या ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो किसानों से डायरेक्ट कर वसूला करती थी, वो पद्धति को क्या कहते थे? तो उसे रैयत बाड़ी पद्धति कहते हैं। जिसे रैयत से डायरेक्ट कर्ज लेना, ये शुल्क लेना, वो रैयत बाड़ी पद्धति कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रैयत बाड़ी बंदोबस्ती क्या होगा? रैयत बाड़ी प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रैयत बाड़ी प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार उनमें सीधे कर वसूल करती थी। रैयत बाड़ी कर व्यवस्था को पहली बार 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था। पहली बार कहाँ लागू किया गया था? मद्रास के 12 महल। यदि हम देखें दोस्तों रैयत बाड़ी बंदोबस्ती के बारे में, तो रैयत बाड़ी बंदोबस्ती की शुरुआत 1792 सबसे पहले की गई थी, परंतु कर्नल रीड के द्वारा, कर्नल रीड ने की थी 1792 में रैयत बाड़ी बंदोबस्ती की शुरुआत। कर्नल रीड ने की थी 1792 में, जबकि बाद में हेक्टर मुनरो ने, जो मुनरो थे, 1820 ईस्वी में रैयत बाड़ी व्यवस्था को क्या किए थे? प्रचलित किए थे। और रैयत बाड़ी व्यवस्था भारत के 51% भूभाग में फैला हुआ था। और भू राजस्व का कितना था? आधा था। जितना आप उपज कीजिएगा उसका आधा सीधे आप अंग्रेज कंपनी को देना पड़ता था। ठीक है, और रैयत बाड़ी व्यवस्था मद्रास, बंबई और असम में प्रचलित था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। महालवाड़ी को देखें दोस्तों, महालवाड़ी बंदोबस्ती कहाँ प्रचलित था? तो महालवाड़ी बंदोबस्ती पंजाब और मध्य प्रांत एवं यूपी में प्रचलित था महालवाड़ी बंदोबस्ती। और इसका शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ड ने किया था महालवाड़ी बंदोबस्ती को। 1819 ईस्वी के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। महालवाड़ी बंदोबस्ती का मतलब होता है लगान महाल से, यानी गांव के पूरे समूह से लिया जाता था। भू राजस्व का कर कितना हुआ करता था? तो पहले था 2/3, बाद में आधा कर दिया गया था। और यह भारत के 30% क्षेत्र में फैला हुआ था महालवाड़ी बंदोबस्ती। ठीक है, उसके बाद इसके बाद अस्थाई बंदोबस्ती आता है दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्ती था या इस्तेमारी बंदोबस्ती या जमींदारी बंदोबस्ती। ये जो बंदोबस्ती था 1793 ईस्वी में चालू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93 तक था और इसके कार्यकाल में शुरू किया गया था। और इसे शुरू करने वाले कौन थे? जॉन शोर मॉडल पर आधारित था। यह जॉन शोर मॉडल पर आधारित था। क्या? ये रैयत नहीं, अस्थाई बंदोबस्ती महालवाड़ी बंदोबस्ती पर था। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में फैली हुई थी। इसे इस्तेमारी बंदोबस्ती या जमींदारी बंदोबस्ती भी कहते हैं अस्थाई बंदोबस्ती को। और सरकार 10/11 भाग सरकार को मिलता था और जमींदार 1/10 भाग अपने पास रखा करता था। भारत के क्षेत्रफल का 19% भाग में अस्थाई बंदोबस्ती प्रचलित था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्ती को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से
किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है। तो पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है किसे, शतरंज के बोर्ड पर। तो इसे देखिए दोस्तों, तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्यादा। प्यादा को पीछे ओर चलने की अनुमति नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। तो हिंदी भाषा को भारत के किस अनुसूची में शामिल किया गया, ये प्रश्न दिया गया दोस्तों। तो हिंदी भाषा को भारत के कौन से अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को भारत में शामिल किया गया है। हिंदी भाषा को किसमें, 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 31 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 22 अनुसूची है भारत में, कितने अनुसूची है, 22 अनुसूची है। 22 अनुसूची में से 8वां अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों, ठीक है, 8वीं अनुसूची में पहले जब 8वीं अनुसूची जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था। कितने भाषा थी, 14 भाषा थी। परंतु बाद में यानी वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, 22 भाषा। तो यदि हम देखें 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा वर्तमान समय में हो गया है, ठीक। यदि इससे पहले इसमें यदि हम देखें 10वीं अनुसूची के बारे में, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। कब, 1985 में क्या संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, दल बदल कानून के द्वारा, कानून के तहत लाई गई थी दोस्तों 10वीं अनुसूची। 4थी अनुसूची में देखें तो 4थी अनुसूची में हमारा क्या है, तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा जो किया गया है 4थी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। 5वीं अनुसूची को देखें दोस्तों, तो 5वीं अनुसूची है जो आपको 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है 5वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही असत्य है। सम्राट अशोक के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये प्रश्न पूछा है। तो सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक है का संबंध मौर्य वंश से था, सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, ये भी सही है। और अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, ये भी सही है। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया था, ये गलत है। तो हमसे पूछा कौन असत्य है, ऑप्शन नंबर डी हमारा असत्य है, ऑप्शन नंबर डी असत्य है, बाकी सब सही है। यदि आप इसी प्रकार भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तीनों इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको पूरी वीडियो मिलेगी, वो भी प्रीवियस ईयर वीडियो उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। और आप लोग यदि भारतीय संविधान का भी पूरा वीडियो इसी प्रकार देखना चाहते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारा वीडियो उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। आप देखेंगे तो आपको, मुझे विश्वास है, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा उससे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा दोस्तों, जिससे आप प्रैक्टिस सेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप लोग जरूर जाकर देखें दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन सा है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है। तो विटामिन के का दूसरा नाम यदि आपसे पूछे तो इसका दूसरा नाम क्या है, फिलोक्विनिन विटामिन के का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। फिलोक्विनिन विटामिन सी का दूसरा, विटामिन के का दूसरा नाम क्या है, फिलोक्विनिन है विटामिन के का दूसरा नाम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों। यदि आपसे पूछे थायमिन, थायमिन किसका नाम है दोस्तों, थायमिन किसका नाम है, तो विटामिन B1 का नाम है थायमिन। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन है विटामिन B1 का नाम, ठीक है। और निकोटीन, निकोटीनिक एसिड किसे कहते हैं, तो विटामिन B3 को निकोटीनिक या नियासिन भी कहा जाता है विटामिन B3 को, ठीक है, विटामिन B3 को। इस प्रकार राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं दोस्तों, तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं, विटामिन B2 को, ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दिया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। तो अनुमान ऋण की जो अधिकतम राशि है वो कितनी है, अनुमान ऋण की अधिकतम राशि शिशु योजना में अधिकतम 50,000 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अधिकतम राशि 50,000 है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 36 में 6 अप्रैल 1919 को खालिस्तान के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। तो अहिंसक विरोध दिवस के रूप में 6 अप्रैल 1919 को कब किसके रूप में मनाया गया था, तो रॉलेट एक्ट के रूप में मनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और रॉलेट एक्ट के रूप में मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट में काला कानून कहा जाता है दोस्तों, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, ठीक है। और 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट की घटना घटी थी, इसे
जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना रॉलेट एक्ट के विरोध में घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, और 6 अप्रैल को वो पारित किया गया था। सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट को 6 अप्रैल को पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन दोस्तों, तो 3 जून को। ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार तो वर्ष 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, और साइमन कमीशन 1928 में आया था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में आया था 1928 में, जबकि गठन हुआ था 1927 में ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट 37 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सितारा देवी है पद्मश्री से पुरस्कार, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? कथक से संबंधित है, ओडिसी नहीं कथक से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? तो कौन सा एक लौह खनिज है? यदि इसे देखें तो मैग्नीज एक लौह खनिज है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मैग्नीज क्या है? लौह खनिज है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? इस नाटक के लेखक गिरीश कर्नाड हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। गिरीश कर्नाड वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है 40 में देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? देव दिवाली नामक त्यौहार है जो कौन से शहर में मनाया जाता है? वो आपको वाराणसी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देव दिवाली नामक त्यौहार मनाया जाता है, और यह कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है दोस्तों, देव दिवाली उत्सव। इस दिन दीप जलाने की परंपरा पहली बार 1985 में पंचगंगा घाट पर शुरू की गई थी। शुरुआत 1985 में हुई थी पंचगंगा घाट पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 41 में चलते हैं, 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध है जो 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 42 की ओर, जवाई नदी पर निर्मित निम्नलिखित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? जवाई बांध जो जवाई नदी पर है, और जवाई नदी है जो किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी है जो लूनी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। लूनी नदी की सहायक नदी कौन है? तो लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी है जो लूनी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 43 में चले, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? तो कौन बन गई है अंडर 19 में पहली महिला भारतीय? तो ये है तस्मील मीर बनी है, और भारतीय शटलर तस्मीर मिल है जो बालिका एकल में BWF जूनियर रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तस्नीम मीर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 44 में, उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है? उड़ान योजना के तहत कितने? तो 100 हवाई अड्डे को वर्ष 2024 तक पुनर्विकसित करने की परियोजना शुरू की गई है। कितने? 100 हवाई अड्डे और वर्ष 2024 तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 100 हवाई अड्डा और वर्ष 2024। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थापित किया गया है? यदि इसे देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो स्टैचू ऑफ पीस स्थापित किया गया है दोस्तों, वो कहाँ है? आपको स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। राजस्थान में है स्टैचू ऑफ पीस। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान के पाली जिले में जयपुर में स्थित है 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है दोस्तों। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस जैन वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और जम्मू कश्मीर में एक स्टैचू ऑफ पीस या शांति का प्रतिमा एक और बैठाया गया था। कहाँ? जम्मू कश्मीर में बैठाया गया था स्टैचू ऑफ पीस। 2 जगह है, एक जगह और कहाँ? जम्मू कश्मीर में बैठाया गया था। यदि जम्मू कश्मीर में तो वो भी आंसर हुआ दोस्तों। और वहाँ कौन थे? श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू बैठाई गई थी स्टैचू ऑफ पीस में। अमित शाह ने उसकी अनावरण किया था स्टैचू ऑफ पीस के रूप में। एक जगह और कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बोले तो कहाँ है? गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपसे पूछ लिया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, और 182 मीटर ऊंचा है या 597 फीट ऊंचा में स्थित है। केवड़िया नर्मदा नदी के तट पर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया नर्मदा नदी पर है। इसका निर्माण L&T कंपनी द्वारा किया गया था, और इसके शिल्पकार कौन है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी का शिल्पकार रामबी सुतार है। ठीक है, यदि आपसे स्टैचू ऑफ नॉलेज के बारे में देखें तो स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज है, यहाँ पर आंसर होगा स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में स्थापित किया गया दोस्तों। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज स्थापित किया गया
महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट स्टैचू है भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू। किसके? तो भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू है, 70 फीट ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर की। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? राजस्थान में और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस 46 में प्रश्न में 46 में अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये प्रश्न दिया गया है दोस्तों। कब? तो 2023 में कहाँ किया गया है? तो यह जो किया गया है 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन वो गोवा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। कहाँ? गोवा में। गोवा में किया गया 37वें राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट चलते हैं 47 में, इसमें दिया गया है 47 में क्या है? तो इसमें है वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? संघाई सहयोग संगठन का मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किसके द्वारा? तो पाकिस्तान के द्वारा की गई है। सॉरी, पाकिस्तान नहीं। एक प्रश्न और छूट रहा है दोस्तों। नहीं हो तो गया। ठीक है, 46 का करवा चुका हूं मैं। कहाँ है? तो भारत में होगा। भारत में संघाई सहयोग संगठन कहाँ? तो भारत में। उज्बेकिस्तान ने 8 सदस्यीय संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्षता भारत को सौंपी है। कहाँ? किसे सौंपी है? भारत को सौंपी है। 22वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि इसमें देखें हम पाकिस्तान की राजधानी के बारे में देखें दोस्तों, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है, और मुद्रा क्या है? रुपया है। यदि हम इसमें ताजिकिस्तान की देखें, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है और उसकी मुद्रा सोमोनी है। सोमोनी उसकी मुद्रा है। दुशानबे ताजिकिस्तान की राजधानी है और सोमोनी उसकी मुद्रा है। और ताजिकिस्तान के बाद देखें क्या? तो किर्गिस्तान। ताजिकिस्तान के बाद किर्गिस्तान का देखें तो किर्गिस्तान की मुद्रा, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और इसकी मुद्रा क्या है? सोम है। किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? सोम। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 48 में। 2032 में होने वाली ओलंपिक व पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किससे मिली है? तो 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कौन सा देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 39 नंबर प्रश्न में 49 में कहा गया है भारत मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के कहाँ बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में बनाया गया तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। मध्य प्रदेश के भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश के खंडवा में बनाया गया। ऑप्शन नंबर यह होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत ने किस देश में भीम यूपीआई सेवा शुरू की है? भारत ने भीम यूपीआई सेवा किस देश में शुरू की है? तो यह भूटान में शुरू किया गया भीम यूपीआई सेवा, भूटान में दोस्तों। ठीक है, यदि हम भूटान के राजधानी देखें दोस्तों, तो थिम्पू है भूटान की राजधानी। अब भूटान के मुद्रा क्या है? तो नगुल्ट्रम है भूटान की मुद्रा और वहाँ के संसद का नाम है त्सोंगडू है वहाँ के संसद का नाम। और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम जिम्बे खेसर नामग्याल वांगचुक है। भूटान के राष्ट्राध्यक्ष कौन है या राजा वहाँ के? जिम्बे खेसर नामग्याल वांगचुक है भूटान के राजा। और सेरिंग टोकवे वहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री है। ठीक है, भूटान के। अफगानिस्तान को देखते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल है और मुद्रा अफगानी है। वहाँ का संसद शोरा कहलाता है। अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहते हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति हाजी मुल्ला अब्दुल बराद अंखुद है। ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अंखुद है दोस्तों। उसी प्रकार बांग्लादेश को देखें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। वहाँ के संसद को जातीय संसद कहते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्बू है वहाँ के। चुम्पू राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है वहाँ के। और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। पाकिस्तान के बारे में देखें दोस्तों, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इसकी रुपया पाकिस्तानी रुपया है, इसकी मुद्रा। और नेशनल असेंबली वहाँ की संसद है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। आरिफ अलवी वहाँ के राष्ट्रपति हैं और अनवर उल हक कक्कड़ वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान कहाँ के? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कड़ को बनाया गया है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों 51 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी यदि हम देखें इसमें से कौन सा है? तो इसमें से हम यदि देखें तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम
है जो मलेरिया परजीवी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। 52 नंबर प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी MS विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 53 में, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? जीवाणुओं के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? तो रैबिज। इस बीमारी को जीवाणु कारण एंथ्रेक्स बीमारी होती है। एंथ्रेक्स बीमारी होती है किसके कारण? जीवाणु के कारण होने वाले। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन कौन है? प्लेग है, डिप्थेरिया है, टाइफाइड है, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, निमोनिया, हैजा एवं एंथ्रेक्स, ये सभी क्या है? जीवाणु के कारण होने वाले रोग है दोस्तों। नेक्स्ट को चलते हैं 54 में। 54 में दिया गया क्या? 54 नंबर प्रश्न में दिया गया है एमबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमबी का पूर्ण रूप क्या होता है? एमबी का पूर्ण रूप होता है मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर बी डी हमारा सही आंसर है। मेगाबाइट होता है एमबी का पूर्ण रूप, ठीक है। और डिजिटल सूचना या कंप्यूटर भंडारण की एक इकाई है एमबी। नेक्स्ट तो चलते हैं दोस्तों, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? एप्पल है जो आपको किस प्रकार का उपग्रह है? एप्पल एक क्या है? संचार उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एप्पल क्या है? संचार उपग्रह है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एरिनॉन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। और वर्ष 1981 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक प्रक्षेपण यान एरियन फर्स्ट द्वारा लॉन्च किया गया था एप्पल को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, संचार उपग्रह। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन के पेप्टाइन में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। उस एंजाइम को क्या कहते हैं जो प्रोटीन को पेप्टाइन में तोड़ता है? तो उस एंजाइम को कहा जाता है क्या? तो पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइन में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 57 में, आयरोटूना क्या है? तो आयरोटूना क्या है? आयरोटूना एक प्रकार का अधोजल ड्रोन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, अधोजल ड्रोन है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 58 की ओर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है विटामिन B9 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, विटामिन B9 के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। विटामिन B9 के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 60 में कहा गया है, नेक्स्ट प्रश्न 59 में, मेटास्टेटिक है जो अस्थि में कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। कौन से रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रोंटियम 89 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, स्ट्रोंटियम 89 का। नेक्स्ट चलते हैं 69 प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज इसमें से कौन सा है? तो अधात्विक खनिज इसमें से है कौन? गंधक एक अधात्विक खनिज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो है किस प्रकार जानी जाती है? इसकी स्पीड किस प्रकार से जानी जाती है? क्लॉक स्पीड के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 62 में, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को न्यूटन की गति के दूसरा नियम कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर में से कौन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा वेब ब्राउजर? मोजिल फायरफॉक्स है जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 64 में, एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग किसमें किया गया है? तो इसका उपयोग है जो आपको कार्टोसैट किसमें? रीसैट 2B में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, रीसैट 2B में किया गया है। 65 नंबर प्रश्न चलते हैं, खाली स्थान एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है? तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल सिस्टीन है जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 66 में चलते हैं दोस्तों, एक सुक्रोज अणु में खाली स्थान कार्बन परमाणु होते हैं। एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 12 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक सुक्रोज अणु में 12 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 67 में, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन वर्ष 1991 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। वर्ष 1991 में परम 8000 का संस्करण को क्या किया गया था?
विमोचित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 68 में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को से गुजरता है? तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ गुजरता है? तो आयोडीन है जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है सीपीयू की गति को किससे मापा जाता है? तो सीपीयू की गति को किससे मापा जाता है? तो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है सीपीयू की गति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मेगाहर्ट्ज में सीपीयू की गति मापा जाता है। 70 में कहा गया -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? तो यह तापमान 0 किसके बराबर होता है? 0 केल्विन के बराबर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 71 में भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो भारत में किस तारीख को? तो भारत में 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किस तारीख को? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 72वां प्रश्न में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी में लागू हुआ था। 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन लागू हुई थी और लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इसी तरह जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं दोस्तों और भी पब्लिकेशन के बुक का, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का पूरा बुक उपलब्ध मिलेगा। एडुटेरिया का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का आपको पूरा प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस मिलेगा और क्रॉन पब्लिकेशन का भी पूरा जीके जीएस मिलेगा। और ये आपको मैं खान सर के बुक का भी करवा रहा हूँ। पूरा अपलोड है दोस्तों। यदि आप लोग देखना चाहते हैं और जीके जीएस को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। और यदि आप देखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आने वाले जो प्रैक्टिस सेट है होगा उसमें आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा दोस्तों और आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जाकर देख लें दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्वंचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है कौन से ग्रामीण आवास योजना को बदल करके? तो इंदिरा आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधान ग्राम आवास योजना कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसमें से केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% साझा करेगा। इसमें से अनुदान जो पैसा दिया जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उसमें 60 और 40 का रेशियो है। 60 केंद्र सरकार और 40 राज्य सरकार के द्वारा। तो इंदिरा आवास का नाम बदल करके कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने खाली स्थान की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसकी वजह से लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग नरसंहार, उसकी वजह से नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। काकोरी देखे दोस्तों तो 1925 में हुआ था घटना और चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था और भगत सिंह को 1931 में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन शहर से शुरू हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई के शहर से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बम्बई शहर से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त को घोषित किया गया था और 9 अगस्त से शुरू की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मुंबई से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु शर्मा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो अर्थशास्त्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। विष्णु शर्मा द्वारा क्या लिखी गई? अर्थशास्त्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। सॉरी अर्थशास्त्र नहीं, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है दोस्तों अर्थशास्त्र के। और मेघास्निक इंडिका के लेखक है। इंडिका मेघास्निक के द्वारा और राजतरंगिणी जो है दोस्तों कलहन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 77 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 78 में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति है जो किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो आपको हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो
तो ये खाद्य एवं अनाज से संबंधित हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया था दोस्तों? तो पूना समझौता है जो वर्ष 1932 में हस्तांतरित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पूना समझौता वर्ष 1932 में, ठीक है, पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वह कौन था? तो सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था दोस्तों, सिराजुद्दौला और किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहता है। ईवीएम का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब पहली बार इस्तेमाल किया गया था ईवीएम को वर्ष 1982 ईस्वी में। ईवीएम को पहली बार इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 84 नंबर प्रश्न में चलते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और विलियम जोन्स ने कलकत्ता में स्थित विलियम फोर्ट में की थी इसकी स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी स्थापना। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। लास्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये मूलभूत नागरिक सुविधा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और लाइक करें। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।